तो प्रधानमंत्री ने बेशक आज लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया है, लेकिन करप्शन के खिलाफ वॉर पहले से चल रही है और करप्शन के खिलाफ इस लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार बनी है ईडी। ईडी या सरकारी दस्तावेजों में जिसे कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आजकल करप्शन के खिलाफ ईडी की छापेमारी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ईडी जहां भी छापेमारी करती है, करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल मिलते हैं, अरबों के घोटालों का पर्दाफाश होता है। लेकिन इस जांच एजेंसी की एक्शन जितना तेजी से बढ़ा है, उतनी ही तेजी से इस एजेंसी को लेकर सवाल और विवाद भी बढ़े हैं। विपक्ष ईडी की जांच को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताता है, वहीं सत्ता पक्ष ईडी के एक्शन को भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान से जोड़ता है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, मैं खाता हूं, मैं खाने दूं। ये प्रण है जो पिछले कुछ दिनों से ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रहा है। नेता चाहे कितने भी रसूखदार हो, भ्रष्टाचारी चाहे कितने भी ताकतवर हो, ईडी जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जिसे देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नोटों के बंडल, 500 2000 के नोटों का अंबार, करोड़ों का कैश, लाखों के गहने। शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, ब्लैक मनी पर ईडी का कानूनी हंटर जब चलता है तो बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में हुई जब शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसा। जब ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से नोटों के ढेर बरामद किए। जैसे जैसे पिछले कुछ दिनों में ईडी की कार्रवाई तेज हो रही, सियासी आरोप भी लग रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी शिक्षक घोटाले से जुड़े तमाम खुलासों से किनारा कर चुकी है, लेकिन टीएमसी ने सीबीआई और ईडी के एक्शन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं बात नेशनल हेराल्ड केस की करें तो जब फाइलें खुली तो ईडी डायरेक्ट कांग्रेस के निशाने पर आ गई। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा। विपक्ष ईडी के एक्शन को आवाज दबाने का टूल बता रहा है। तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं। सियासत अपनी जगह, आरोप अपनी जगह, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दिनों से कई बड़े बड़े खुलासे हुए, कई बड़े चेहरे बेनकाब हुए। आरोपों के चक्रव्यूह में एक नाम शिवसेना नेता संजय राउत का भी है। 1000 करोड़ के पात्रा चौल स्कैम में संजय राउत आरोपों के घेरे में है। संजय राउत इस मामले में 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है। वहीं बिहार में सरकार बदली तो अब सियासी विरोधियों को ईडी का डर सता रहा है। अब नए गठबंधन के साथ नई सरकार बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर बदले से आप सोच लीजिए कि किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा, तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। सब बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। कोई बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, कोई सरकार का चुनावी हथियार बता रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और झारखंड तक काले धन के कुबेरों को ईडी का डर सता रहा है। न खाता हूं न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन का ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का आधार है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। कैसे प्रधानमंत्री के इस मंत्र को ईडी अमल में ला रही है, ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। एक आंकड़े के जरिए हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में सवाल के जरिए ईडी की कार्रवाई पर जानकारी मांगी थी। 21 मार्च 2022 को लोकसभा में सरकार ने मनीष तिवारी को जो जवाब दिया, उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन की तस्वीर साफ होती है।
मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय ईडी ने देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ 112 सर्च ऑपरेशन चलाए। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इन 10 सालों में ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 104 केस दर्ज किए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपने सवाल में सरकार से पूछा था कि ईडी ने 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2022 तक क्या-क्या कार्रवाई की। हमने आपको 2004 से लेकर 2014 तक का आंकड़ा बताया। अब सवाल के दूसरे हिस्से यानी 2014 से 2022 तक ईडी के एक्शन की जानकारी भी आपको बता देते हैं। 21 मार्च 2022 को सरकार ने लोकसभा में मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 2014 से 2022 यानी 8 सालों में ईडी ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2,974 सर्च ऑपरेशन चलाए। 2014 से 2022 यानी 8 सालों में ईडी ने इन सर्च ऑपरेशन के दौरान 95,432 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इस दौरान ईडी ने 839 केस दर्ज किए। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का सवाल पूछने का मकसद शायद यह बताना था कि ईडी जांच के नाम पर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। लेकिन मनीष तिवारी के सवाल से जो आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि कैसे यूपीए राज के मुकाबले पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन तेज नहीं बहुत तेज हुआ। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ईडी ने जिन चर्चित मामलों में कार्रवाई की है उनमें से कुछ यूपीए राज से जुड़े हुए और कुछ यूपीए में शामिल नेताओं से भी जुड़े हुए हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार के साथ ही प्रशासन भी भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए जरूरी है कि एजेंसियां सतर्क रहें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ना सिर्फ हो बल्कि तेजी से हो और दिखे भी। पिछले 8 सालों में ईडी की तमाम कार्रवाई इसी दिशा में आगे बढ़ी है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईडी के पास 2 अहम हथियार हैं। ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा के तहत कार्रवाई करती है। दूसरा ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करती है। ईडी तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन्हीं 2 कानूनों के तहत कार्रवाई करती है। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे ईडी ने पिछले 8 सालों में अपने दोनों हथियारों का इस्तेमाल भ्रष्टाचारियों की समूल नाश करने के लिए किया। ये आंकड़े भी लोकसभा से लिए गए हैं। 25 जुलाई 2022 को जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के सवाल के जवाब में सरकार ने लोकसभा में बताया कि फेमा के तहत ईडी ने 31 मार्च 2022 तक 30,716 शिकायतों की जांच की। जांच के दौरान 8,109 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनमें से 6,472 मामले जांच के अगले चरण यानी कोर्ट में गए। इस दौरान आरोपियों पर फेमा के तहत ईडी ने 8,132 करोड़ का जुर्माना लगाया। इस दौरान आरोपियों की 7,080 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई फेमा के तहत हुई। अब आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के दूसरे सबसे मारक हथियार यानी पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई की भी जानकारी दे देते हैं। लोकसभा में 25 जुलाई 2022 को दिए गए जवाब में सरकार ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक पीएमएलए के तहत ईडी ने 5,422 केस दर्ज किए। इन मामलों से जुड़े आरोपियों की 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनमें से 992 मामले जांच से आगे यानी कोर्ट तक गए। इस दौरान 23 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। ईडी ने इन मामलों में लगभग 869 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया। आप सोचिए, ईडी ने 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ये सारी संपत्ति उन काले धन के कुबेरों की थी जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी। यहां आपको हम फिर यह बताना चाहेंगे कि कैसे मोदी सरकार के 8 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन तेज हुआ और क्यों ईडी जैसी एजेंसियों पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। ईडी ने फेमा के तहत अब तक 30,716 मामलों में जांच की है। यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि 2014 से 31 मार्च 2022 तक ईडी ने फेमा के तहत 22,130 मामलों की जांच की है। उससे पहले यानी 2004 से 2014 तक ईडी ने फेमा के तहत सिर्फ 8,586 मामलों की जांच ही की थी। यानी केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद फेमा के तहत भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेज हुआ है, जबकि यूपीए राज में यह कार्रवाई बहुत तेज रफ्तार से नहीं कही जा सकती। यही बात पीएमएलए के लिए करें तो इस कानून के तहत 31 मार्च 2022 तक ईडी ने
5,422 केस दर्ज किए। इनमें से 2014 से 31 मार्च 2022 तक 3,555 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1 जुलाई 2005 से 2014 तक सिर्फ 1,867 मामले ही दर्ज किए गए। यानी फेमा और पीएमएलए दोनों कानूनों के तहत ईडी ने पिछले 8 सालों में तेजी से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के कारण ही हम आए दिन भ्रष्टाचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के नोट जब्ती और अरबों रुपए की संपत्ति जब्ती की खबरें देखते और सुनते हैं। ये आंकड़े और ये खबरें भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी के सबूत हैं, और शायद यही सबूत विपक्ष की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में जो हाई प्रोफाइल लोग फंसे हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों से मिलता दिखाई देता है, और शायद इसीलिए ईडी के बहाने सरकार को निशाना बनाया जाता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ईडी सामान्य अपराध की जांच नहीं करती है। ईडी सिर्फ आर्थिक अपराध की ही जांच करती है, यानी ईडी उन सफेद पोश अपराधियों को पकड़ती है जो आपके हमारे पैसे का गबन करते हैं। अब सवाल यह कि जो विपक्ष चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करता है, जो विपक्ष अपनी सरकार वाले राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा करता है, वो विपक्ष ईडी के एक्शन पर सवाल क्यों उठाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक बार उन हाई प्रोफाइल मामलों की जानकारी होनी चाहिए जिनकी जांच इस वक्त ईडी कर रही है। हाल के दिनों में जिस मामले को लेकर ईडी का एक्शन सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो केस है नेशनल हेराल्ड केस। हजारों करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़े इस केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ की है। ईडी के एक्शन से 3 राज्यों के 4 मंत्रियों को जेल हुई है। इसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन 2 कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए, जबकि देशमुख को ईडी ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की तरफ से वसूले गए करोड़ों रुपए के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार और उनके भतीजे और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े कंपनी पर दिसंबर 2018 में ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी लंदन में हथियार सौदागर संजय भंडारी से फ्लैट खरीदने के मामले में हुई। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इसी केस में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को भी गिरफ्तार किया था। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिव कुमार को भी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। स्टर्लिंग बायोटेक बैंक घोटाले में ईडी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से पूछताछ की थी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया। कोयला घोटाले में ईडी ने टीएमसी से जुड़े नेता विकास मिश्रा से पूछताछ की थी। इस केस के तार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा से जुड़े होने के आरोप हैं। ईडी ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के 2 अफसरों से पूछताछ की थी। विदेशी मुद्रा से जुड़े मामले में पूछताछ हुई थी। केरल के सीएम पी विजयन केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के मुखिया हैं। ईडी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी फर्टिलाइजर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हुई थी। यानी नेता चाहे देश के किसी भी हिस्से के हों, जिसने भी पैसों का घोटाला किया, ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है जो नेताओं से जुड़े हुए हैं। यहां हम कहना चाहेंगे कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद कोर्ट की सुनवाई होती है, इसलिए जरूरी नहीं कि जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो दोषी ही हो, लेकिन सिर्फ जांच करने से ही ईडी पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। सवाल यह कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच पर हंगामा होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ईडी के निशाने पर आपकी हमारी तरह का कोई मध्यम वर्गीय परिवार नहीं है। ईडी के निशाने पर बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आपको हम यहां यह भी बताना चाहेंगे कि ईडी की हर छापेमारी में करोड़ों रुपए के नोट मिले हैं। नोटों के इतने बंडल मिले हैं जितने एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। सोने जवाहरात मिले हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इतनी संपत्ति आम आदमी के पास नहीं होती, इसलिए ईडी के निशाने पर
आम आदमी बिल्कुल नहीं है। यानी ईडी ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। ईडी उस स्पेशल फोर्स की तरह है जो काले धन के कुबेरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के काम में लगी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ईडी ने अब तक 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यानी ये संपत्ति आरोपियों ने अवैध तरीके से कमाई। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर इस संपत्ति का इस्तेमाल आम आदमी के हित में होता तो क्या क्या हो सकता था। अगर 1,04,702 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ होता तो देश के नौनिहालों को और बेहतर शिक्षा दी जा सकती थी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार का शिक्षा का बजट 1,04,000 करोड़ है। यानी ईडी की तरफ से जब्त किए गए पैसे का इस्तेमाल हो तो शिक्षा का बजट 2 गुना किया जा सकता था। ईडी की तरफ से जब्त किए गए पैसे का इस्तेमाल अगर हेल्थ सेक्टर में किया जाए तो देश के आम नागरिकों को और बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार का हेल्थ बजट 83,000 करोड़ रुपए है। यानी ईडी की तरफ से जब्त किए गए पैसे भी से बहुत कम है। इस पैसे से करीब 1,75,00,000 लोगों को घर दिया जा सकता है। सोचिए, जिन लोगों ने यह पैसा कमा के रखा था, कितने लोगों का हक मार के रखा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान दिया था। इसलिए हमने आपको यह आंकड़ा दिया है। ईडी ने जितनी रकम जब्त की है उतने पैसे में देश के 6 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचाया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल हर घर नल से जल योजना में 3.8 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। यहां हम आपको ये अगर ईडी की तरफ से जब्त की गई रकम देश की रक्षा के लिए खर्च की जाए तो हम 64 नए राफेल खरीद सकते हैं। सरकार ने 36 राफेल लगभग 60,000 करोड़ रुपए में खरीदे। इसके अलावा यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर ये रकम रक्षा के लिए खर्च की जाती तो हम 13 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकते थे। सरकार ने रक्षा के लिए 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 40,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। उम्मीद है अब आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा कि काले धन और अवैध कमाई के खिलाफ ईडी का एक्शन क्यों जरूरी है। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ ईडी का एक्शन अवैध कमाई पर दूसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। अर्थव्यवस्था में बैठे काले धन वाले बेईमान और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ईडी एक मुस्तैद सिपाही की तरह काम कर रही है। इसलिए जरूरी है कि ईडी के एक्शन पर सवाल उठाने के बजाय भ्रष्टाचार रोकने पर चर्चा की जाए। यहां हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिसे ईडी के एक्शन से शिकायत है वो कोर्ट जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है।